अच्छा लिखते हैं ना कॉन्सेप्ट, लिखते हैं कि सर अपने टी शर्ट में यूनियन स्क्वायर की जगह सम्राट सीटेड क्लास लगवा लीजिए ना। अच्छा बेटर होता, अगर लगवा लेते तो क्या होता, बेटर होता। चलिए अब ओके लिखते हैं। चलिए तो आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए दूसरा चैप्टर हमारा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अंग्रेजों के भारत आने से लेकर गुलाम बनने तक का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे कि अंग्रेज भारत कब आए और भारत गुलाम कब हुआ, इसके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी 28 लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और अभी सेशन लंबा चलेगा, ठीक है, सेशन थोड़ा अभी लंबा चलने वाला है, तो 3 घंटा का सेशन जरूर चलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए आप लोग। और लाइव में ही ज़्यादा फायदा है क्या, रिकॉर्डेड क्लास में बोरिंग फील होगा, लेकिन लाइव में क्या होगा, क्या ठीक है। चलिए तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। देखिए मुगल वंश हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें पढ़े थे कि मुगल काल जो था 2 खंडों में बटा हुआ था। एक 1526 से 1707 और दूसरा 1707 से 1857, ठीक है। तो 1707 तक देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बाबर। बाबर की बात करें तो 1526 से 30 से एक ही बार समझिए ना कि 30 से 55 कर दीजिए इसका, हुमायूं, ठीक है। 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1658 और 1658 से 1707, ठीक है। तो याद रखिएगा औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का जो शासन काल था वो कब से कब तक, 1658 से शुरू होता है और 1707 तक चलता है। तो यहाँ कहा गया कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब जो था वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था ना, आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के नए बहुत बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में, देखिए याद रखिएगा डेट, 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी दिखाने लगे थे। देखिए यहाँ कहा गया है कि जब, देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो मुगल बादशाह थे ना, उसमें अंतिम सबसे शक्तिशाली बादशाह, अंतिम बादशाह की बात की जा रही है ना, तो उसमें औरंगजेब का नाम आता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, औरंगजेब थे। तो औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद की बात हो रही है कि 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, उस समय जो सूबेदार थे ना, और बड़े बड़े जमींदार, सूबेदार और जमींदार अपनी दिखाने लगे थे, अपनी दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें क्या कर ली, कायम कर ली। जो क्षेत्रीय रियासतें होती थी ना, वो उसको क्या कर ली, अपने अधीन कर लिया था। कौन कौन, मतलब सूबेदार भी और जमींदार भी, ठीक है। चलिए अब कंपनी का आगमन देखते हैं, ठीक है। देखिए कंपनी का आगमन 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी भारत के राजनीति पर। पहले से तो इधर चल ही रहा था, उसके बाद एक अंग्रेज भी कहाँ आ रहे हैं। अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। अंग्रेज क्या था, एक व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था, ठीक है ना। अंग्रेज कैसे व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया, बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। क्या हो गया, पहले
क्या हुआ कि पहले आए किस लिए, व्यापार के लिए, लेकिन बाद में क्या हो गया, बहुत बड़े भूभाग के स्वामी हो गए, मालिक हो गए। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुआ था। 1857 की जो क्रांति थी ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांति था, ठीक है। तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था ना। देखिए यहाँ विद्रोही जो थे ना, 1857 की बात हो रही है, तो 1857 का जो विद्रोह है ना, वो 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था ना। चलिए 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ और मेरठ से वो दिल्ली की तरफ चला, और दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे ना, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनको ये अपना क्या मान लिया, देखिए उनको ही अपना नेता मान लिया, ठीक है। और क्या हो गया, विद्रोह और जोर पकड़ते चला गया, और जोर पकड़ा, ठीक है। चलिए बात ये होगी कि वाणिज्यिक क्या है। वाणिज्यिक क्या है, तो एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कहा जाता है। मुख्य रूप से क्या होता है कि व्यापार में इसका उद्देश्य क्या होता है, मुनाफा कमाना। कहा जाता है कि ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदकर, चीजों को क्या करेंगे, सस्ती कीमतों पर खरीद करके और ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। मुख्य रूप से व्यापार के जरिए क्या होता है, मुनाफा कमाया जाता है। इसी को कहा जाता है वाणिज्यिक। क्या कहा जाता है, वाणिज्यिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। याद रखिएगा, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी, 1600 में इंग्लैंड की महारानी कौन, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का क्या मिल गया, एकाधिकार मिल गया, व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। चलिए देखिए, इस इजाजतनामे का मतलब इजाजत नामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड को कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होर नहीं कर सकती है। होर का मतलब होता है कंपटीशन। ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी जो व्यापारिक कंपनी होगी वो कंपटीशन नहीं कर सकती है। और उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, और कंपटीशन से बचकर ही क्या कर सकती थी, मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। क्या होता था, सस्ती कीमत पर खरीदती थी कंपनी और उसको क्या करती थी, बहुत ज्यादा कीमतों पर बेच लेती थी। ठीक है, भारत की खोज किसकी बात होगी, भारत की खोज की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए पुर्तगाल ने पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में भारत में पहली बार भारत तक पहुंचने
के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। देखिए भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था, जो पुर्तगाली यात्री था। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। उन्होंने 1498 में भारत की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो धीरे धीरे सभी लोग, पहले पुर्तगाली आए ना, फिर कौन आए? डच आ गए, फिर फ्रांसीसी आ गए। तो धीरे धीरे भारत में ये सारे लोग जो आए थे ना, भारत में एक ही दृष्टि से आए थे, वो था व्यापार। व्यापार करने के उद्देश्य से ही वो कहाँ आए थे? भारत में आए थे। किस लिए आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, चलिए देखिए बात यहाँ ये भी हो रही है कि यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़ों और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यूरोप के बाजार में, यूरोप मतलब क्या? यूरोप मतलब पश्चिमी देश। ठीक है, यूरोप में क्या थी कि भारत के जो सामान थे ना, ये सामान में क्या? सूती कपड़ा और रेशम, इसकी बहुत अधिक डिमांड थी। कहाँ? इंग्लैंड में, यूरोप में। ठीक है, अधिक डिमांड थी। इसके अलावे काली मिर्च, किसकी? काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। इसी सब के चक्कर में तो यहाँ व्यापार हुआ, इसी सब के चक्कर में तो यहाँ अंग्रेज सब आए थे ना, व्यापार करने के उद्देश्य हैं। चलिए कहा गया कि यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। जो चीजों की मांग, देखिए मांग, डिमांड अधिक होता है ना तो मूल्य भी बढ़ता है। ठीक है, जब डिमांड अधिक हो गया, मांग अधिक हो गया तो मूल्य भी अधिक रहेगा। ठीक है, और मांग कम तो मूल्य भी कम। ठीक है, तो क्या हो गया कि भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें क्या हो गई? बढ़ने लगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि विदेशों में ज्यादा मांग थी इसकी ना, और विदेश में खास करके यूरोप के देशों में ज्यादा मांग थी इन चीजों की, जिनके कारण भारत में इसकी जो है ना कीमत वो बढ़ गई और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। 17वीं और 18वीं सदी में एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती थी। यहाँ कहा गया ना कि 17वीं या फिर 18वीं सदी में क्या होता था, एक कंपनी क्या करती थी? दूसरे कंपनियों का जहाज डुबो देती थी। क्यों डुबो देती थी? क्योंकि उस समय प्रतिस्पर्धा जोर से था। यहाँ से अंग्रेज क्या करते थे? सस्ते सामान खरीदते थे। जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी की बात हुई ना, तो ये सारी चीजों को अंग्रेज क्या करता था कि भारत से सस्ते दरों में खरीद लेता था और यूरोप के कंट्री में जा करके और बहुत अधिक मुनाफे पर क्या करता था? बेचता था अंग्रेज ना। तो यहाँ सस्ती दरों पर क्या करता था? खरीद करके और बहुत अधिक मुनाफों पर क्या करता था? बेच लेता था। ठीक है, जिससे व्यापारी को बहुत अधिक लाभ भी होते थे ना, व्यापारी को क्या होते थे? बहुत अधिक लाभ भी होते थे। इस सब लाभ को देख करके ना धीरे धीरे और भी देश के लोग यहाँ आने लगे, और जब ये सब आने लगे ना तो सभी लोगों में कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना जगी। और क्या करती थी? 17वीं 18वीं सदी तक आते आते एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज को क्या करती थी? डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से भी क्या करती थी? रोक देती थी। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीजें होने लगी थी। चलिए अब बात होगी आगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ठीक है, कहाँ करती है? बंगाल में। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कैसे शुरू करती है, इसी के बारे में। चलिए ठीक है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में
हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। याद रखिएगा डेट कि बंगाल में हम लोग व्यापार की शुरुआत करते हैं। कहाँ? बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में व्यापार की शुरुआत की बात हो रही है। तो 1651 की बात हो रही है। कहाँ? हुगली नदी के किनारे ये कंपनी शुरू की गई थी और कंपनी व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। ये जो व्यापारी होते थे ना, उसको उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। क्या था? वेयर हाउस, जहां निर्माता होने वाली चीजों को जमा किया करते थे ना, जहां निर्माण होने वाली चीजों को क्या किया जाता था? जमा किया जाता था। उसको कहा जाता था वेयर हाउस। क्या कहा जाता था? वेयर हाउस कहा जाता था। चलिए, देखिए यहां तक कि कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। मतलब क्या हो गया कि जितनी भी आबादी थी ना, उसके चारों तरफ क्या काम हो रहा था? किला बनाने का काम हो रहा था। किला बनाने का काम शुरू हो गया था। 2 साल बाद उनसे मुगल अफसरों को रिश्वत 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव क्या था? कालीकता, जो बाद में कलकत्ता बना ना। पहले क्या कहा जाता है इसको? कालीकता, जो बाद में क्या बना? कलकत्ता बना। और अब इसे कोलकाता कहा जाता है ना। यहाँ ध्यान में रखिएगा इस बात को कि पहले कालीकता कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? कालीकता। क्या कहा जाता था? कालीकता। और बाद में ये हुआ कलकत्ता। क्या हो गया? कलकत्ता हुआ। और उसके बाद हो गया कोलकाता। अभी जो वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। ठीक है। फरमान की बात करते हैं तो एक शाही आदेश होता था। फरमान का मतलब क्या होता था? एक राजा का आदेश, शाही आदेश होता था। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। किसको? कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार। ठीक है। चलिए, देखिए व्यापार से युद्धों तक की बात होगी। किससे? व्यापार से युद्ध तक की बात होगी। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का जो टकराव है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और बंगाल के नवाब के बीच जो है ना, वो टकराव काफी बढ़ चुका था। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। किस किस के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच जो है ना, टकराव चरम पर था उस समय। ठीक है। ऐसे में बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। किसको? अंग्रेजों को। बंगाल के जो नवाब थे ना, अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मुर्शीद कुली खां की बात करते हैं, उसके बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। ये सब बंगाल के नवाब। याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खान ये बंगाल के नवाब थे। अली वर्दी खान ये भी बंगाल के नवाब थे। और सिराजुद्दौला भी कहाँ के नवाब थे? ये बंगाल के नवाब थे। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए, उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। कंपनी को छूट देने से मना कर दिया। रियायत मतलब क्या होता है? छूट। छूट देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। चलिए, 21 आदमी बचे हुए हैं लाइव में। उन्हें कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। ये सब जो बंगाल के नवाब जो थे ना, इन्होंने क्या किया? कंपनी को रियायत देने से मतलब छूट देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे।
हम आपको व्यापार करने देंगे, उसके बदले आपको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, गिफ्ट चाहिए, ऐसा कहा गया। नजराने, नजराना का मतलब होता है गिफ्ट। तो नजराने मांगे जाने लगे। किलेबंदी को बढ़ाने से क्या हुआ, रोका गया। सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। ये सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली गई थी। ना आप सिक्का ढाल सकते हैं, ना किले बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको करनी है तो उसके बदले आपको नजराना देना पड़ेगा। आपके बदले क्या देना पड़ेगा, नजराने। नजराने का मतलब कुछ दान दक्षिणा देना पड़ेगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता चला गया। पहले तो छोटा मोटा टकराव था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, टकराव बढ़ने लगे। टकराव क्या हो गए, धीरे धीरे बढ़ने लगे। अंत में क्या हुआ, इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में परिवर्तित होगी। यही टकराव एक युद्ध का रूप ले लिया, जिस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध, 1757। प्लासी का युद्ध कब, आगे हम लोग देखेंगे ना। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757, सॉरी 1757 में, ठीक है। देखिए अब बात करें किसकी, प्लासी का युद्ध की बात करें। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। देखिए यहाँ पर किसकी मृत्यु के बाद, अलीवर्दी खां। कब मृत्यु हो गई, 1756 में। 1756 में अलीवर्दी खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद जो बंगाल का नवाब बना वो बना सिराजुद्दौला। कौन बना, सिराजुद्दौला बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसकी ताकत से बहुत डर था ना। उसकी ताकत से क्या था, बहुत डर था। इसलिए सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। देखिए यहाँ पर बात ये आ रही है कि कंपनी को सिराजुद्दौला से बहुत डर था। इसलिए कंपनी क्या चाहती थी कि हमारा कोई आदमी क्या बने, नवाब बने। और जब हमारा आदमी कोई नवाब बनेगा तो व्यापार में निश्चित रूप से क्या मिलेगी, रियायतें मिलेगी, छूट मिलेगी, ठीक है। ऐसा किसका मानना था, किसका मानना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है युद्ध में। देखिए कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, ऐसा कंपनी चाहती थी। जवाब में सिराजुद्दौला हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य में के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे। मतलब क्या हो गया, अब देखिए सिराजुद्दौला को लगा कि कंपनी चाह रही है कि हम किसी अपने आदमी को क्या बनाए, नवाब बनाए। तो इसलिए सिराजुद्दौला ने कड़े शब्दों में कहा कि जो कंपनी है वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, ठीक है, बीच में टांग नहीं अड़ाए, राज्य के मामलों में टांग नहीं अड़ाए, ठीक है। किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। कंपनी को कहा, कौन कहा, सिराजुद्दौला ने कहा जो किलेबंदी आप बना रहे ना, किले बंद मतलब बाउंड्री वॉल या इस टाइप का जो बना रहे ना, उसको आप रोकें और जो टैक्स है ना उसको अदा करें, टैक्स को क्या करें, चुकाएं। दोनों के बीच मतभेद के कारण, इसी मतभेद के कारण 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये युद्ध। हाँ, किसके किसके बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के नवाब थे कौन, सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इस बात को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जिसमें इस युद्ध में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की क्या हो गई,
हार हो गई, और एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। यहाँ पर देखिए, इसी को कहा जाता है ना कि घर का भेदी क्या करे, लंका डाहे ना। देखे थे रावण युद्ध में कभी देखिए रावण युद्ध में हारा, जिसका कारण कौन, जिसका कारण कौन था, उसका ही भाई विभीषण था ना। तो यहाँ पर देखिए कि 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसकी हार हुई थी, और ये क्यों हुई थी, इसका भी कारण उसका ही सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का क्या था, सेनापति था। क्या था, सेनापति था। ठीक है, चलिए देखिए, प्लासी की जंग या प्लासी की लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। ये इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि प्लासी की लड़ाई वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जीत थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, इस बात को आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पहली जीत थी, और इसी जीत मतलब इसी में क्या हो गया था, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला वो क्या हो गए थे, हार गए थे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बाद हम लोग बक्सर चलेंगे, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो एक बार और प्लासी का युद्ध को थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, इसके बीच 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और बंगाल के नवाब की हार हुई थी, और वो कंपनी की पहली जीत थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात होगी बक्सर की। कहाँ की, बक्सर। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब मीर जाफर, बंगाल के नवाब कौन, मीर जाफर को बनाया गया था। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यहाँ पर देख लीजिए, इस बात को आप गौर से देखिएगा कि बंगाल का नवाब किसको बनाया गया, मीर जाफर को बनाया गया, मीर जाफर को बनाया गया। और ये जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, जिस तरह और भी नवाबों ने विरोध किया और उसको झेलना पड़ा, उसी तरह मीर जाफर ने भी कंपनी का विरोध किया, और इसी विरोध के कारण कंपनी ने मीर जाफर को क्या किया, हटा दिया, और मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो 1764 में बक्सर का युद्ध में उसको भी क्या हराना पड़ा। इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। हम लोग सीधा पढ़ते थे ना कि अंग्रेज आ गया भारत में और राज्य कर लिया, शासन कर लिया। देख लीजिए, इतना आसान था शासन करना। उस समय भी बहुत युद्ध अंग्रेज लड़ा था भारतीयों से, ठीक है, नवाबों से और राजाओं से भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे। फिर मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन जब मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, मतलब हमें क्या होना, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देखिए यहाँ तो यहाँ पर मीर कासिम की बात की थी। जब मीर जाफर को हटाया गया, फिर मीर कासिम को बनाया गया, और फिर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। और जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है कि अब खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत के दीवान नियुक्त कर दिया।
हार के क्या किया, मुगल सम्राट ने कंपनी को ही क्या किया, बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर क्या, नियंत्रण ही मिल गया था। पूरे बंगाल पर अब किसका नियंत्रण हो गया, पूरे बंगाल पर हो गया किसका नियंत्रण, तो कंपनी का ही नियंत्रण हो गया। और ये हुआ था मुगलों के कारण। किसके कारण हो गया, मुगलों के कारण। ठीक है, चलिए। ओए होए होए होए। चलिए आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। तो कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। पहले तो नवाब बनते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कंपनी के जो अफसर थे ना, कंपनी के अफसर सब थे ना, अब वो नवाब बनने लगे। कंपनी के जो अफसर थे वो क्या बनने लगे, नवाब बनने लगे। कंपनी के पास अब सत्ता, कंपनी के पास अब सत्ता और ताकतें थी। सत्ता भी थी और साथ में क्या थी, ताकतें भी थी। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी काम करते थे ना, अब वो नवाबों की तरह जीने का सपना देख रहे थे कि एक दिन हम भी नवाब बनेंगे और हम भी बनेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा मिला, और खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत से वही सब दौलत जमा कर ली। भारत से ही सारी चीजें रॉबर्ट क्लाइव ले बैठा। ठीक है, 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई है, पहले इसका पुराना नाम मद्रास था ना, जो चेन्नई है ना उसका पुराना नाम क्या था, मद्रास था ना। तो जब वह इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड से भारत आया था ना, तो उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। कितने वर्ष थी, 18 वर्ष थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत देखिए, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। उस समय की बात हो रही है, कब, 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए कहा भारत छोड़कर कहा इंग्लैंड जा रहा था। तो यहाँ उसकी दौलत ये पाउंड में है। 1 पाउंड लगभग 99 रुपये के बराबर है। इतना जान लीजिए, 1 पाउंड लगभग 100 रुपया मान लीजिए ना, 1 पाउंड अभी 100 रुपये के बराबर है। तो इतना पाउंड के बराबर उसकी संपत्ति थी, उसकी दौलत थी। ठीक है ना, चलिए। देखिए 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। जो इतना दौलत कमाया था ना, उसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रॉबर्ट क्लाइव पर, और उसको अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार के आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। बताइए, बेचारा इतना काम किया अंग्रेजों के लिए, इतना अच्छा काम किया अंग्रेजों के लिए। यहाँ पर मूल रूप से भारत में कंपनी की जो सत्ता स्थापित हुई रॉबर्ट क्लाइव के कारण ही बंगाल का पूरा सत्ता मिला बंगाल में। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गया, और भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्ति तो मिल गया, लेकिन ये अपने गुनाह को भुला ना सका, और लास्ट में इन्होंने आत्महत्या ही कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। याद रखिएगा इस बात को। 1774 में उसने क्या किया, आत्महत्या कर लिया। इस बात को याद रखिएगा। बताइए कैसे बर्दाश्त कोई करता है, इतना वफादारी से अंग्रेजों के लिए काम किया और लास्ट में उसको, बताइए, ये भारत नहीं है, इंग्लैंड है। ठीक है, भारत में कितना भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। हाँ, भारत में हर दूसरा व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। ठीक है, खास करके सरकारी व्यक्ति तो पहले से भ्रष्टाचारी सब है। ठीक है, प्राइवेट में कम भी है, लेकिन सरकारी में ज्यादा भ्रष्टाचार है। कंपनी का फैलता शासन, अब बात होगी किसकी, कंपनी का फैलता शासन। तो बक्सर की लड़ाई कब, 1764।
बक्सर की लड़ाई कब? 1764। इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेसिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। रेजिडेंट क्या होते थे? रेजिडेंट, जिसको तैनात कर दिया। और ये कंपनी के क्या होते थे? राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। और उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना उनका काम होता था। ठीक है, चलिए। देखिए, हर एक पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक संधि। इसकी बात करते हैं, सहायक संधि की बात करते हैं। बताइए, अभी तक 28 लोग ही क्या हैं इसमें लाइव हैं। पीडीएफ भी डाल दीजिएगा ना। देखिए, आप लोग पढ़िए, ठीक है, अब कम दिन बचा हुआ है, और नहीं पढ़िएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ठीक है। देखिए, सहायक संधि की बात करते हैं तो रियासत इन बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। देखिए, सहायक संधि को जो मान लेता था ना, जो सहायक संधि को मान लेता था, उसको अपनी सेना रखने का कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए और वो कंपनी को क्या करना पड़ता था? पैसा देना होता था। यहाँ देखिए, जो रियासत, जो देशी रियासतें जो थी भारत में, वो सहायक संधि के अंतर्गत जो आ जाते थे, उसको अपना सेना रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी सेना रखने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये सेना के बदले में कंपनी को क्या देना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था ना। रियासतों को क्या, रियासत वाले क्या करते थे? राजा क्या करते थे? कंपनी को सेना के बदले पैसा देते थे। ठीक है, चलिए। अब बात होगी टीपू सुल्तान की। किसकी बात होगी? टीपू, टीपू सुल्तान की बात होगी। ठीक है, शेर ए मैसूर हैदर अली, शासनकाल 1782 से 1799। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, ठीक है, हैदर अली का पुत्र कौन? टीपू सुल्तान, शासनकाल 1782-1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में ही था। जो भी मालाबार तट पर व्यापार होता था, किसके नियंत्रण में? मैसूर रियासत के नियंत्रण में होता था। जहां से कंपनी काली मिर्च, इलायची, ये सब खरीद के ले जाती थी। और ये यहाँ पर नियंत्रण किसका था? तो मैसूर रियासत का नियंत्रण था। ठीक है, चलिए। सत्रह सौ पचासी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात को क्या कर दिया था? रोक दिया था। याद रखिएगा, ये 1785 की बात है। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया? अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात था, निर्यात मतलब बेचने का जो काम था या भेजने का काम था, उसको रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का क्या किया? आधुनिकीकरण किया। फ्रांसीसी की मदद से क्या किया इन्होंने? अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, मॉडर्न कर दिया ये ना। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए।
फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी। ठीक है, मैसूर में कितनी बार अंग्रेजों से 4 बार जंग हुई है। पहला चला 1767 से 1769, दूसरा चला 80 से 84, तीसरा चला 90 से 92 और चौथा देखिए 4 को आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। कौन 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 युद्ध? आंग्ल मैसूर। ठीक है, ये 4 जो युद्ध हुए हैं वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। वो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वो 1767 से 1769 में, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799 में लड़ा गया था। उसके बाद आखिरी में श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, और कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या हो गए? मारे गए थे। ठीक है, और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में चली गई थी। चलिए, तो यहाँ आंग्ल मैसूर की बात करते हैं तो पहला युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1799 में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए, और आखिर में क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए जो टीपू सुल्तान थे वो क्या हो गए? मारे गए। और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। जो पुराने वोडियर राजवंश थे ना, उन्होंने अब क्या किया? वो मैसूर का कामकाज संभाला और देखे मतलब कामकाज देखने लगे। अब देखिए, अंग्रेजों के लिए इतना आसान नहीं था भारत में अपना राज स्थापित करना। मराठों से लड़ाई की बात करते हैं। किससे? मराठों से। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठा का सपना क्या हो गया? चूर चूर हो गया था ना। पानीपत में कितना युद्ध? 3 युद्ध। देखिए, पानीपत का युद्ध, पानीपत में कितना युद्ध लड़ा गया? 3 युद्ध लड़ा गया। पानीपत में 3 युद्ध। पहला लड़ा गया 1526 में, दूसरा 1556 में, ठीक है, और तीसरा युद्ध 1761 में। तो 1500 पहला हो गया 1526, दूसरा हो गया 1556 और तीसरा हो गया 1761। तो ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें एक तरफ बाबर था और दूसरे तरफ इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध था, जिसमें बाबर की जीत हो गई और इब्राहिम लोदी हार गए थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। ये अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू
हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर की जीत और हेमू की हार हो गई थी। और तीसरा जो है अंग्रेज और मराठा के बीच, किसके बीच? अंग्रेज और मराठा के बीच। यहाँ पर देखते ना 1767 में पानीपत की तीसरे युद्ध में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो सपना था वो मराठों का चूर चूर हो गया था। इन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। इन्हें कई राज्यों में क्या क्या बांट दिया गया? राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई थी। कौन कौन, किसके किसके बागडोर जो है वो सिंधिया राजघराने, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों में सौंप दी गई थी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध के बाद। चलिए ये सारे सरदार एक पेशवा, मतलब पेशवा का मतलब सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी मतलब कहा जाता है राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इन राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। जो पेशवा होता था वो राजमंडल का क्या होता था? सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख, सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। ठीक है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन कौन? ये एक सिंधिया और ये नाना फडणवीस, ये दो जो थे ना वो 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा बचे थे। इसको आप लोग याद रखेगा। आखिर के जो दो मराठा योद्धा कौन कौन थे? चलिए ठीक है, यहाँ याद रखिए कि पहला युद्ध 1782 में कालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। याद रखिएगा 1782 में कौन सी संधि? सालबाई संधि के साथ। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 5 और कई मोर्चों पर लड़ा गया था। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा, आगरा, दिल्ली और कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरा युद्ध 1817 से 19 अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से क्या कर दिया था? कुचल दिया था। अंग्रेजों ने मराठाओं की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया था। अब बात करते हैं क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति। क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति, ठीक है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल था ना। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था ना ये 1813 से 1823 तक क्या था? गवर्नर जनरल था। इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। कंपनी का दावा क्या था? उसकी मतलब जो सत्ता है वो सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग्स मान रहा है कि उसकी सत्ता जो है ना वो सर्वोच्च है और भारतीय राज्यों से ये ऊपर है। ठीक है, सर्वोच्च और भारतीय राज्यों से ऊपर है। 1838 से 42 की बात है। 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया गया। अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ? कंपनी का शासन स्थापित हो गया था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। 1843 में कौन? सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। पंजाब में
कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने कंपनी की दाल न गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेज ने पंजाब भी अधिग्रहण कर लिए। याद रखिएगा 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब भी अपने अधीन कर लिया था ना। 1839 से चलता रहा और लास्ट में 1849 में क्या हो गया? पंजाब को भी अपने अधीन अंग्रेजों ने कर लिया था। चलिए अब विलय नीति की बात करते हैं। कौन सी नीति? विलय नीति। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसे कौन सी नीति कहा गया था? विलय नीति कहा गया था। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती, कहा गया कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, ठीक है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। ये हड़प नीति थी और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। यहाँ साफ साफ ये कहा गया था कि यदि कोई राजा है, यदि उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत क्या की जाएगी? हड़प ली जाएगी। यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा ये बन जाएगा, कंपनी का ही भूभाग हो जाएगा, ये कंपनी के अधीन ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलिए देखिए इस हड़प नीति के तहत, इस सिद्धांत की या हड़प नीति के आधार पर एक के बाद एक की रियासतें जो थी ना वो अपने अधीन करता गया। ये हड़प नीति जो चलाया था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। कौन सी नीति? हड़प नीति को। ये याद रखिएगा, ये सतारा ये महाराष्ट्र का भाग है वर्तमान में और इसको 1848 में हड़प लिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी ना उसके द्वारा क्या किया गया? महाराष्ट्र के सतारा को हड़प लिया गया। उसके बाद संबलपुर उड़ीसा में, वर्तमान में संबलपुर कहाँ? उड़ीसा, इसको भी किसने हड़प लिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा किसको हड़प लिया गया? तो संबलपुर को भी हड़प लिया गया। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर आता है उदयपुर का। उदयपुर को भी 1852 में हड़प नीति का शिकार हुआ। उसके बाद नागपुर महाराष्ट्र की बात करते हैं 1853 और झांसी उत्तर प्रदेश 1854। अंग्रेजों के हाथों में ये चली गई। ये हड़प नीति चलाया कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। किसने चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई थी? हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। ठीक है, नहीं देखिए ना एक चलिए यहाँ देख लिए ना कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके शिकार ये सारे राज्य हुए। मतलब सतारा को 1848 में हड़प लिया गया क्योंकि इसका कोई वारिस ही नहीं था और हड़प नीति में यही कहा गया था कि अपना, यदि अपना कोई वारिस नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा? हड़प लिया जाएगा। तो इसका शिकार सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ठीक है, ये सारे क्षेत्र को हड़प लिया गया। चलिए अब बात होगी न्याय व्यवस्था की। कौन सी व्यवस्था? न्याय व्यवस्था। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। यहाँ देखिए न्याय व्यवस्था में 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया
कि हर जिले में 2 तरह की अदालतें होंगी। एक होगी फौजदारी अदालत, कौन सी अदालत? फौजदारी, और दूसरा होगा दीवानी। एक होगी फौजदारी अदालत, दूसरा कौन सी अदालत? दीवानी अदालत। चलिए, सत्रह सौ 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। और 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए, कंपनी की फौज की बात करते हैं। कंपनी के पास भी फौज होता था ना, तो कंपनी के किसकी बात? फौज की बात करते हैं। तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक थी। ठीक है, असली सत्ता कौन थी? सैनिक। ठीक है, देखिए नए नए विचार तो आते गए, लेकिन असली सत्ता कौन? असली सत्ता कौन? सैनिक। ठीक है, चलिए, क्या हो गया? हम्म देखिए, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी, यहाँ नए है, ठीक है, नए विचार तो आए, लेकिन उसकी जो असली सत्ता थी वो सैनिक थी। असली सत्ता की ताकत क्या होती है? सेना। किसी देश की असली रीढ़ की हड्डी क्या होती है? सैनिक होती है, सेना होती है। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक विकसित करने लगे थे। सिपाहियों और यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। याद रखिएगा, जो यूरोपीय थे वो ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन वो सिखा रहे थे, और धीरे 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 ये सब होने लगा था। अभी चैप्टर का निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। यहाँ कहा गया कि 1857 तक, कब तक? 1857 तक जो है भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष, मतलब एक तरह से ये कहा गया कि पूरे भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का ही शासन स्थापित हो चुका था। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर था, और ये दूसरा चैप्टर यहीं तक था। तो दूसरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब तीसरे चैप्टर की तरफ हम लोग चलेंगे।